So moving on, ये यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्शंस हैं इन फिगर 7.8, जो उन्होंने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर के लो फर्टिलिटी, मीडियम और जो हाई फर्टिलिटी रेट्स के हिसाब से उन्होंने बनाई थी. अकॉर्डिंग टू देम इन 2050, if they will continue with the lowest possible projections with low fertility, it would be human population would increase to 8.1 billion roughly, and if we go with the median, then it would be roughly 9.2 or 3 billion, and if we go with the high fertility rate, it would be more than 10.5 billion or 10.6 billion roughly. You can again go, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है again, environmental degradation on a cattle ranch in Brazil. तो ये बेसिकली एक रेन फॉरेस्ट था जिसको क्लियर किया गया फॉर कैटल पास्चर, क्योंकि वहां पर ये कैटल रैंच बड़े पॉपुलर हैं. तो अक्सर लोगों का बिजनेस यही होता है कि कैटल रैंच बना लेते हैं. उन्होंने उसके लिए क्लियर किया. कैटल रैंच को जो कैटल थी उन्होंने बहुत जल्दी ओवरग्रेज कर दिया. ओवरग्रेजिंग की वजह से वहां पर जो थी जो उसकी पेस्चर था वो दोबारा से उगा नहीं, उसकी रीग्रोथ नहीं हुई, एंड एज अ रिजल्ट इन द एंड ये टोटली बैरन हो गया. इसके ऊपर जो बेसिकली जो इरोजन थी उसकी वजह से इस अनप्रोडक्टिव लैंड की फिर ये कंडीशन हो गई है कि नाउ इट इज लीस्ट यूजफुल टू एनीबडी. तो इरोड होके ये और ज्यादा डैमेज हो गया. ओके, एन इंपॉर्टेंट थिंग फिगर 7.10 के अंदर अगर देखें ह्यूमन पॉपुलेशन, हाउ इट हैज चेंज्ड एंड व्हाई वी इट इज सो इंपॉर्टेंट. जियोलॉजिस्ट जो उसको क्यों मैप करते हैं कि कहाँ ग्रोथ होगी, क्यों होगी, बिकॉज द रिसोर्सेज हैव टू बी जस्टिफाइड कि वहां उतने रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी. कहाँ ग्रोथ हो सकती है, कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ ज्यादा हो रही है. Again, geographers approach the study of human population from a spatial perspective. कि space से देखते हैं, asking why density, distribution, resources, births, deaths and migration vary from place to place. Earth's population इस वक्त जो है वो 7 बिलियन से अबव है. ये पुराना डाटा है, ये 7 बिलियन से अबव हो चुकी है ऑलरेडी, काफी अबव है. एंड अगेन ग्रोज बाय 105 मिलियन पर ईयर. ठीक है, or at 1.2% annually. The bulk of the increase occurs in developing countries, Asia, Africa, Latin America. So physiologic density, the number of people per unit of agricultural land, shows concentration in Asia, in particular in China and India. In Europe, from Britain into Russia, along with the eastern seaboard or the United States, and the West Africa in Nigeria and along the Nile Valley. ये डेंसिटी मैप की गई है पॉपुलेशन पर किलोमीटर. यू कैन सी के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कुछ एरियाज हैं. एक तो इनका ये लॉस एंजलिस का एरिया हो गया, ठीक है, एंड अगेन न्यूयॉर्क का, और जो वेस्टर्न है बेसिकली ये ज्यादा पॉपुलेटेड है वेस्टर्न एरिया. मिडल इज लेस पॉपुलेटेड. अगेन मेक्सिको सिटी आप देखेंगे, मेक्सिको सिटी मेजर एक पॉपुलेशन हब है, उसके कुछ एरियाज है पर्टिकुलर. एंड अगेन इफ यू मूव, ये ब्राजील के भी वही मेजर एरियाज हैं, रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, इसी तरह से ब्राजीलिया भी क्योंकि कैपिटल नया वो शायद इसमें नहीं इंक्लूड हुआ होगा, ब्यूनस एरीज. And if you move on to the Asian part, so you can see Europe highly densely populated, and the UK, Moscow. Again, यहाँ पर चाइना के अंदर अगर आप देखें तो बीजिंग, और अगेन यहाँ पर आगे सियोल इन साउथ कोरिया, इस तरह से शंघाई, मनीला, ढाका इन बांग्लादेश, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कराची, Lahore maybe even, or the major cities in Pakistan as well. So these are highly densely populated. So life on a crowded planet, 1 billion, 5 billion or 50 billion, how many people can live on this earth? So few issues are more important in human well-being than population, and few have been fought over as bitterly or misunderstood as often. Some facts are not in dispute. First, we live on a earth of finite size. अर्थ का साइज फाइनाइट है और इसके अंदर कोई नया साइज ऐड नहीं होने वाला, लैंड को नया नहीं आ जाने वाला. यही रिसोर्सेज हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती जाएगी उसने इसको शेयर करना है. And we rely on resources that are limited either by their total amount or by the rates at which they are replenished. तो जैसे कि अगेन एक तो लैंड इतना ही रहेगा, और दूसरा इसके ऊपर जो फसल उगती है वो भी तकरीबन उतनी ही रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती. Second, our numbers have increased dramatically over the past 2 centuries, and population is still growing fast. In the past 100 years, the number of human beings have quadrupled from 1.75 billion to in 1910 to 7 billion in 2011.
वी आर नॉट स्प्रेड इवेंचुअली इवनली अक्रॉस द फेस ऑफ द प्लेनेट, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, और कुछ एरियाज में लोग रह भी नहीं सकते, डेजर्ट्स के अंदर नहीं रह सकते। जैसे कि अगर आप ये अफ्रीका का एरिया देखें, ये जितना सहारा डेजर्ट है, मोस्टली ये सारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, फिर ये इजिप्ट के डेजर्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर, और ये सहारा डेजर्ट फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। इस तरह अरेबियन डेजर्ट है, ये सारा डेजर्ट, इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। इस तरह ये साइबेरिया है, अब ये डेजर्ट नहीं है, ये फ्रोजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन इस वजह से नहीं बढ़ सकती। ये फ्रोजन एरियाज है मोस्टली, यहाँ पर ये जितने एरियाज आपको नजर आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन वाले, अगेन यहाँ डेजर्ट्स आ जाते हैं बीच में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। सो इस वजह से भी अगेन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है मिडिल के अंदर, क्योंकि ये सारा बैरन है, ऑलमोस्ट डेजर्ट है, या फार्मलैंड होगा बहुत थोड़ा, तो रूरल एरियाज हैं बहुत ज्यादा इसके अंदर भी। Across the face of the planet, and how and where we cluster matters, ठीक है, the quality of human life is affected more by population density and across access to resources such as clean water and arable land, agriculture जो जिसको हम कहते हैं agriculture land, and then the numbers alone, ठीक है, again it is where poverty and population intersect that the challenges of boom and human numbers are most apparent, and almost all of the increase in population expected by 2050, another 2 billion people or more will come in those most distressed places. So जितना भी population increase है, वो majority उसका जो focus है वो है on India, in Africa, in maybe over here in Indonesia, चाइना की अभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, तो उसके अंदर इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मोस्ट जो पॉपुलेशन ग्रो होगी वो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, इंडिया और इंडोनेशिया जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर होगी। अगेन पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, अफगानिस्तान इज वन ऑफ देम। अब ये आपकी प्रोजेक्टेड फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है यहाँ पर। So you can see, as population is projected into the future, some countries are predicted to grow substantially while others are forecasted to experience population decline. Europe shows a portion of general decline as fertility rates are low and life expectancy high. Many countries in sub-Saharan Africa are projected to grow because of high fertility rates. One expectation in the region is Namibia, where high mortality rates due to HIV epidemic are projected to cause the population to shrink. So ये ओवरऑल आप ये देख सकते हैं, पॉपुलेशन जहां पर हाई होगी डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जहां गेन होगा और जहां लॉस होगा। सो ये जो ब्लू है यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, ये यूरोपियन काफी सारी कंट्रीज है जहां पर एक्सपेक्टेड है कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां पर एक डिक्लाइन आ रहा है। अगेन इसके बाद फिर जहां पर थोड़ी कम होगी, वो भी ये लाइट ब्लू से डिटेक्टेड हो रही है कि यहाँ पर भी 5 से 4% पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वेयर 5 से 50% जो इंक्रीज है वो मेजर ये ब्राउन एरियाज में आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर भी कुछ थोड़ा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये मेजर कंट्रीज के अंदर इंक्रीज होगा लेकिन थोड़ा होगा, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर इवन। एंड देन कम्स इन दी हाई डेंसिटी, जहां पर हाईली इंक्रीज होगा, 50 to 100% तक का इंक्रीज हो सकता है, वो इंडिया, पाकिस्तान, यू कैन सी ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ऑल दोस कंट्रीज। एंड देन यू मूव ऑन टू जहां पर 100% से भी ज्यादा इंक्रीज होगा, दोज आर द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अफगानिस्तान हो गया। इस तरह से आपके पास ये अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं इसके अंदर, मेडागास्कर आ गया। सो ऑल दीज नेशंस included. So now demographics of countries, demographics क्या होते हैं? For example, ये बेसिकली सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करती है कि कितने लोग हैं, कितने मतलब मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसके अलावा उनके पर्टिकुलर डेमो किस एरिया में रहते हैं। दीज आर ऑल द डेमोग्राफिक्स। So demographics is the applied branch of sociology that deals with population statistics, ठीक है। If we go through this graph, ठीक है ना, world population figures illustrate overall trends but don't describe other important aspects of human population story such as the population differences from country to country, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल 7.1 के अंदर यहाँ पर illustrated है।
सो डेमोग्राफिक्स जो है इसका ज्यादा बेटर एनालिसिस कर सकते हैं. सो यू कैन सी द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, टेबल 7.1 के अंदर आप देख सकते हैं. सबसे पहली चाइना, 2011 की पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर भी आप देख सकते हैं कि 141 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक है. इसी तरह से इंडिया, जिसके अंदर जो पॉपुलेशन जो थी 1241 मिलियन थी इन 2011, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 378 है पर स्क्वायर किलोमीटर. वेराज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 312 था, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 32 पर स्क्वायर किलोमीटर है. इंडोनेशिया की 238 है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 125 पर स्क्वायर किलोमीटर है. इस तरह ब्राजील की 197 पॉपुलेशन थी, मिलियंस के अंदर है ये, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 23 पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है. इसी तरह से पाकिस्तान की 177 मिलियन पॉपुलेशन थी, बैक इन 2011 की बात हो रही है ये, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बनती थी पर स्क्वायर किलोमीटर वो 222 थी. इसी तरह से नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो 162 मिलियन थी, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी 176 आ जाती. बांग्लादेश की 151 थी, और पॉपुलेशन डेंसिटी आप सिर्फ देख लें कि 1046 पर स्क्वायर किलोमीटर है. इस तरह से रशिया के अंदर पॉपुलेशन 143 मिलियन है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 8 की है, जबकि जापान के अंदर पॉपुलेशन 128 की और पॉपुलेशन डेंसिटी 339 की है. देन अगेन जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब का बर्थ रेट लो है in the world. Indeed, more countries such as Germany have birth rates just below those needed to sustain their populations and are declining slightly in the numbers. So ये expected है कि कुछ countries के अंदर यूरोप की जैसे जर्मनी है और इनके अंदर birth rates क्योंकि कम है, इस वजह से जो population है वो actually decline कर जाएगी in the coming years, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ग्रो करती जाएगी, यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, दी वर्किंग पॉपुलेशन, तो ओल्ड एज का ख्याल रखा जाना है तो वो बढ़ चुकी होगी उस टाइम के अंदर. So infant mortality rate is an important factor. The number of deaths of infants under age 1 पर 1000 किलो लाइव बर्थ के 1000 जो लाइव बर्थ हुई है उसके अंदर से एज 1 तक के जो लोग जो बच्चे डाई कर जाते हैं उनका रेट जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है. Highly developed countries also have low infant mortality rates. ये figure 7.11 के अंदर आप देख सकेंगे. And the infant mortality rate of the United States was 6.1 in 2011 compared to the world rate of 44. And again, highly developed countries have longer life expectancy, 78 years in the United States versus 70 years worldwide. अगेन ये हम GNI, PPP और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 1, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा. अब एक होती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. ठीक है. Is usually given as 2.1 children. The number is greater than 2 because some infants and children die before they reach reproductive age. That is why ये 2.1 एक्सपेक्ट किया जाता है कि that would be कि वो रिप्लेस करते रहेगी जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसको, कम नहीं होगी पॉपुलेशन, ना ही बढ़ेगी. जबकि the total fertility rate of the world is currently 2.5, well above the replacement level. That is why the population is still growing. लेकिन क्योंकि ये 4s और 3s से कम हो चुका है, इस वजह से it is still sustainable, और ये नहीं होता कि population suddenly double हो गई. So replacement level fertility, the number of children a couple must produce to replace themselves. ठीक है. The total fertility rate, कि total जो world का fertility rate है, the average number of children born to each woman. Now the demographic transition. Demographers recognize 4 demographic stages based on their observation of Europe as it becomes industrialized and urbanized. ये figure 7.11 C के अंदर आ रहा है. During these stages, Europe moved from relatively high birth and death rate to relatively low birth and death rates as a result of industrialization. All highly developed and moderately developed countries with more advanced economies have gone through this demographic transition, and demographic assumes that the same progression will occur in less developing countries as they industrialize. ठीक है. अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय अ कंट्री मूव्स फ्रॉम relatively high birth and death rates to relatively low birth and death rates.
सो ये अगर आप यहाँ देख लें फिगर 7.11 के अंदर, यू कैन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईली डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि काफी कम है. नर्सेस केयर फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स इन इजराइल, अ हाईली डेवलप्ड कंट्री विद एन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 3.6 ओनली. जबकि अमेरिका के अंदर भी आपने देखा था ज्यादा था. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज, this premature Afghan baby was born in a refugee camp. The infant mortality rate in Afghanistan, a less developed country, is 131 out of 1000. अभी आपकी पास चार स्टेजेस आ रही हैं डेवलपमेंट की, जो थ्री मैं डिस्कस कर रहा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो चार्ट है, यू कैन सी दिस कि डेमोग्राफीज ट्रांसफॉर्म कैसे होती हैं इन अ कंट्री. ये तकरीबन आइडेंटिकली चारों स्टेजेस होती हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है कंट्री तो उसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं किस तरह से चेंज हो जाती हैं. ओके, इफ यू सी लेस इंडस्ट्रियलाइज, जब प्री इंडस्ट्रियलाइज टाइम है उसके अंदर वुमेन हैव मेनी चिल्ड्रन बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई, सो पॉपुलेशन ग्रोज वेरी स्लोली, क्योंकि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी का रेट है वो काफी ज्यादा है. ये इफ यू सी विच वन इज विच. ओके, ये ओवरऑल साइज ऑफ द पॉपुलेशन है जो रेड में डिनोट किया गया है कि ओवरऑल पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रही है. बहुत रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही, ऑल्दो इंक्रीज हो रही है, बहुत रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही. Whereas you can see this blue one is the birth rate and this black one is the death rate. So blue birth rate इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, और इसके साथ ही बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. देन ट्रांजिशनल फेज, जहां पर बेसिकली इकोनॉमीज जो है वो ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही हैं. सो लोअर डेथ रेट फ्रॉम इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एंड मोर रिलायबल फूड एंड वाटर सप्लाईज, क्योंकि डेथ रेट कम हो जाता है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है, रिलायबल फूड और वाटर की सप्लाईज हैं. बर्थ रेट इज स्टिल हाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोज रैपिडली, क्योंकि बर्थ रेट अभी भी हाई है इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली हो रही होती है. सो दिस इज 40 births, almost at 40 births per 1000 population. ठीक है, एट दिस रेट डेथ रेट क्योंकि कम होने लग गया है, इसकी वजह से बर्थ रेट कांस्टेंट रहने के साथ पॉपुलेशन कांस्टेंटली ग्रो कर रही है, एंड यू कैन सी दिस ग्रोज रैपिडली. एंड इन द नेक्स्ट स्टेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है, डिक्लाइन हो जाता है बर्थ रेट के अंदर, स्लोस पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पाइट रिलेटिवली लो डेथ रेट. अब रिलेटिवली लो डेथ रेट है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी कम है इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन होने लग जाती है. एंड टुवर्ड्स द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, जहां पर ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, बिकॉज बर्थ रेट इवन क्रॉसेस द डेथ रेट, और उससे भी कम हो जाता है. So people are better educated and more affluent. They tend to take steps to limit their family size. Population grows very slowly or not at all. In fact, sometimes it declines. जैसे कि जर्मनी की एग्जांपल है और कई कंट्रीज की एग्जांपल है इन यूरोप. अगेन एज स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज है बेसिकली कि किस एज ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं, कितने लोग होते हैं. ठीक है, जैसे कि इन एशिया या पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह की अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर बर्थ रेट हाई है, यहाँ पर जो चिल्ड्रन का जो पिरामिड शेप होती है, क्योंकि ऊपर जो ओल्ड पीपल है वो कम होते हैं, वर्किंग क्लास थोड़ी ज्यादा होती है और फिर बच्चे ज्यादा होते हैं. दैट इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर. सो यूजुअली इस कंट्रीज के अंदर पिरामिड शेप्ड होती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इट इज मोर लाइक सॉर्ट ऑफ अ पिलर टाइप शेप, या फिर एक इस तरह की शेप होती है जहां पर सेंटर में मैस ज्यादा होता है और बर्थ रेट भी क्योंकि कम है, डेथ रेट भी यूजुअली कम ही होता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है और सेंटर में मैस ज्यादा होता है. तो एज स्ट्रक्चर इज द नंबर एंड proportion of people at each age in the population. दिस इज द एज स्ट्रक्चर डायग्राम. यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह की कुछ एज स्ट्रक्चर की डायग्राम होती है. 723 यू कैन सी, ये जो पहली है ये किसी डेवलपिंग कंट्री की होगी, ये जैसे लिखा हुआ एथोपिया की है. रैपिड ग्रोथ होती है इसके अंदर, तो इसलिए बेस के ऊपर जो बच्चे का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, यू कैन सी. और एज कम्पेयर टू द इंक्रीज जो ओवर जाते जाते हैं ऑन एज, और बिल्कुल ओल्ड एज काफी कम हो जाते हैं, और मेल फीमेल रफली बराबर ही होती है हर कंट्री के अंदर. अगेन ये यूनाइटेड स्टेट्स के ये बेबी बूमर ईयर्स हैं 19 यू कैन सी दी 1940s 1930s से लेकर 1965 के एरिया जो ईयर्स थे, ये उनकी पॉपुलेशन है. ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम होती है अगेन, और बेस के ऊपर पॉपुलेशन तकरीबन उतनी ही रहती है, स्टेबल ही रहती है, बहुत ज्यादा शिफ्ट उसमें नहीं आता. वेयर एज इटली जैसी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी जैसी कंट्रीज है, जहां पर मिडिल पॉपुलेशन तो वही है, लेकिन यू कैन सी कि जी बर्थ रेट डिक्लाइन करने की वजह से जो न्यू पॉपुलेशन है वो भी कम है और ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी कम है.
इसके ऊपर मैं आपको एक वैसे वीडियो भी शेयर कर दूंगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसके कोर्स से रेलिवेंट है। Now the factor is important, stabilizing world population. That is an important part of this course कि world population का stable होना जरूरी है, because population, poverty and then environmental degradation, they are all linked. If someone is poor, some population में से बहुत ज्यादा है, resources वही के वही हैं, तो एक लोग poor होंगे, तो you cannot ask them or expect them to go towards environmental sustainability. Dispersal, moving from one place to another, used to be a solution for unsustainable population growth, but not today. As species, we humans have expanded our range throughout the earth, and few habitable areas remain that have the resources to adequately support a major increase in human population. It is unlikely that death rates will increase substantially in the foreseeable future. Consequently, global human population will not stabilize unless birth rates drop. Cultural traditions, women's social and economic status, family planning, and government policies will all influence total fertility rate. Moving on to culture and fertility, the values and norms of a society which is considered right and important and what is expected as a person are all a part of the society's culture. As society's culture, which includes its language, beliefs, and spirituality, uh, exerts a powerful influence over individuals by controlling behaviors. Again, varying role of men and women ये result करते हैं again in population demographics. For example, in figure 7.15, you can see the part of Latin America, men do the agricultural work. This Argentinian men is harvesting grapes. Whereas in sub-Saharan Africa and even in India, Pakistan, women do most of the agricultural work in addition to caring for their children. It was quite shocking and surprising to me to see that most of the people, even in our villages, we expect our farmers to be very hardworking people, but in reality, it is the women who do the work in the field. So most of the women would be working in the fields as picking the crops and even sowing and everything else. They'll be taking care of the children in India, Pakistan as well, whereas most of the men would be on the village corner talking to each other. And over here, you can see a Pakistani child weaving carpet in the border town near Afghanistan. Again, so इससे बहुत फर्क पड़ता है कि if the women are playing what sort of a role in the society. Again, second cheese is the social and economic status of women. Gender inequality exists to varying degrees in most societies. Women don't have the same rights, opportunities, and or privileges as men. And then there is a glass ceiling. Gender disparities include the lower political, social, economic, and health status of women compared to men. For example, more women than men live in poverty, particularly in developing countries. In most countries, women are not guaranteed equality in legal rights, education, employment, and earnings, or political participation. Because sons are more highly valued than daughters, girls are often kept at home to work rather than being sent to school. So in most developing countries, as a result, most women are illiterate. अगेन ये एक जेंडर डिस्पैरिटी है, ये नाइजीरियन स्टूडेंट्स की आप ये देख सकते हैं कि you can see over here Nigerian students note that the number of boys versus girls in this class again ये इलिटरेसी परसेंटेज ऑफ मेन और वुमेन है. यू कैन सी के एडल्ट वुमेन जो है वो ज्यादातर इलिटरेट है, कॉन्स्टेंटली ज्यादातर जो इलिटरेट हैं वो वुमेन ही है और जो ज्यादा प्रोपोर्शन में एज कम्पेयर टू दी मेन. और ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, बांग्लादेश, इथियोपिया, इजिप्ट, इंडिया, केनिया, चाइना, मेक्सिको. Now an important question, education and fertility. Figure 7.18 के अंदर you can see this. The amount of education a woman receives affects the total number of children she has.
The graph shows TFRs for women with different levels of education in several developing countries. So ये Guatemala का है. You can see in Yemen, Kenya, Philippines. So the average number of people, children per woman, जो कि less than primary education है, is quite high. You can see in this brown color. जो primary education जिनके पास है, you can see they have less children as compared in this gray color. And those who have secondary, completed secondary education, that you can see over here, that is much less than these other two. Minimum and family planning services that are provided. Okay, over here, what a scientist sees. Education and fertility. Number A, if you see over here, teen mothers gather at the Auckland Girls Grammar School, Eden campus in Auckland, Australia, a teen fertile that allows young mothers to remain enrolled in school. A demographer looking at this scene would see the possibility of lower TFRs for the women in this photograph because they are continuing their education. In figure B, you can see this graph. Demographers know that the total number of children a woman has during her life is affected by the amount of education she has received. The bar graph shows TFRs for 35 to 45-year-old women in the United States by level of education, a similar trend in which more educated education leads to lower TFRs also occurs among women in developing countries. Now eco discovery, microcredit programs जिन्होंने दुनिया में बहुत ज्यादा हेल्प की है for women to develop. High population growth rates exacerbate the poverty experienced by many in developing countries. Microcredit program extends small loans, that is $50 to $500 to every poor people to help them establish businesses that generate income. The poor use these loans for a variety of projects. Some have purchased used sieving machines to make clothing faster than sieving by hand. Others have opened small grocery stores after purchasing used refrigerators to store food so that it does not spoil. The Foundation for International Community Assistance, FINCA, is a not-for-profit agency that administers a global network of microcredit banks. FINCA uses village banking in which a group of very poor neighbors guarantees one another's loans, administrators groups lending and savings authorities, and provides mutual support. These village banks give autonomy to local people. FILCA primarily targets women because an estimated 70% of the world's poorest people are women. FINCA believes that the best way to alleviate the effects of poverty and hunger on children is to provide their mothers with a means of self-employment. A woman's status in the community is raised as she begins earning income from her business. Again, microcredit, this Bangladeshi woman feeds chicken at her poultry farm. She received her first microcredit loan to buy a few chickens and has built the farm into a thriving business. ये बेसिकली बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बीइंग वेरी सक्सेसफुल थ्रू माइक्रो क्रेडिट. बांग्लादेश के अंदर इसकी बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर एक्चुअली ग्रामीण बैंक से ये मामला स्टार्ट हुआ था. His owner was I forget his name, Mohammed Ali. I think I'm forgetting his name. वो एक दिन विजिट करा था बांग्लादेश के अंदर अपने टाउन के अंदर. वहां पर एक वुमेन थी जो कि एक हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लेती थी. उससे जो ये स्ट्रॉ की, ये जो कानों की स्ट्रॉ वाली जो स्टूल्स होते हैं, ये बनाकर बेचती थी. और एंड ऑफ द डे वो जो इंटरेस्ट इतना हाई पे करती थी, उसके बाद बहुत थोड़े पैसे बचते थे टू एक्चुअली टेक होम. तो इसने उसको इस तरह की वुमेन को एक ग्रुप को लोन दिया, उसके साथ उन्होंने उसको रीपे कर दिया बड़ा इजीली. तो इसने अपना बैंक एस्टेब्लिश कर लिया. अब इसकी खासियत ये है कि 90% ऑफ लोन्स ये वुमेन को देते हैं, और उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि वुमेन का जो रीपेमेंट का रेट है वो 99% है, कि ऑलमोस्ट 99 to 100% वुमेन रीपे देयर लोन्स एज कम्पेयर टू मेन जिनका रेट काफी कम होता है. तो ये ज्यादा उनको ट्रस्ट करते हैं, और उससे एक और बेनिफिट जो ड्राइव होता है, एक पॉवर्टी एलिविएट होती है. दूसरा, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उससे जो एक रिजल्ट्स इनको मिले हैं वो ये है कि
उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। एक पॉवर्टी एलिवेट होती है जब आप वुमेन को लोन दे एज कम्पेयर टू मैन। मैन उसको जाकर वेस्ट कर देते हैं अक्सर इन ड्रग्स, इन थिंग्स लाइक दैट, इन गैम्बलिंग। जबकि वुमेन को जब आप लोन देते हो वो अपने घर के ऊपर स्पेंड करती है, अपने बच्चों पे स्पेंड, जहां पर इसने एग्जांपल दी कि बच्चों को डेवलप करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए इट्स बेटर टू एम्पावर द मदर। तो वो बच्चों पे स्पेंड करेगी, घर पे स्पेंड करेगी। सेकेंडली, उससे वुमेन का अपना सर सोशल ये स्टेटस लोन राइज हुआ। पाकिस्तान में मिलता है? जी, माइक्रो क्रेडिट के एटलीस्ट भावलपुर के अंदर 20 से ज्यादा बैंक्स की ब्रांचेस हैं माइक्रो क्रेडिट के। लेकिन उसका मैं आपको वजह समझाता हूँ कि यहाँ उसका इफेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा। इवन माई PhD वाज ऑन माइक्रो क्रेडिट, तो आई नो द रीजंस के जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सक्सेसफुल नहीं है। सो वुमेन की सोशल डेवलपमेंट होती है जब उसका अपना बिजनेस होता है, वो खुद कमा रही होती है, उसके अपने नाम के ऊपर कुछ एसेट्स होते हैं, घर वाले भी उसको ज्यादा सोशली इंपॉर्टेंस देते हैं, जो घर के एल्डर्स हैं, इवन उसका हस्बैंड, द फैमिली मेंबर्स, वो उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं क्योंकि वो कमा के अर्न करके ला रही होती है घर के, उसके अपने नाम में एसेट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती है, स्कूल भेजती है, घर में अच्छा फूड कुक होने लग जाता है, तो बच्चों के न्यूट्रिशन जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं। उसकी सोशल स्टैंडिंग, उसके हमसाए ज्यादा उसको इनवाइट करेंगे पार्टीज के ऊपर, गैदरिंग्स के ऊपर, अपने घर के इवेंट्स के ऊपर, तो एक सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। तो ओवरऑल वुमेन को काफी बेनिफिट मिलता है और वुमेन गेट एम्पावर्ड एक्चुअली। तो इनफैक्ट घर के ऊपर ज्यादा उसकी सुनी जाने लग जाती है। एंड अच्छे बिजनेस चल चुके हैं इसके साथ थ्रू आउट बांग्लादेश, कुछ इंडिया के अंदर सक्सेस एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंडिया में भी कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी। एक मेजर कॉज पाकिस्तान में माइक्रो क्रेडिट जो बहुत बुरी तरह से पिटा है, ज्यादातर आपके माइक्रो क्रेडिट की जो ब्रांचेस हैं वो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स हैं। ये नॉन प्रॉफिट नहीं है, जैसे फिनका है ये नॉन प्रॉफिट है, पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है वो फॉर प्रॉफिट है। तो वो करते क्या है, वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं क्योंकि गरीब बंदे को दे रहे हैं, उसके लिए अगेन उनकी जस्टिफिकेशन बनती है क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। अब एक कमर्शियल बैंक है, उसने जब लोन देना है तो उसने देना है लेट सपोज 10 करोड़ का लोन, 5 करोड़ का लोन, तो एक लोन देगा, एक ऑफिसर काफी है, वो 10 लोन सैंक्शन कर सकता है, 50 लोन भी सैंक्शन कर सकता है। जबकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर लोन कितना देना है जी, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, अब 2,000, 1,000 रुपए का लोन। अब इतने छोटे छोटे लोन्स के लिए फिर ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, बंदे हायर करने पड़ते हैं, और फिर अगेन कितने दूर दराज के एरियाज में देना पड़ता है, किसी गांव में जाकर किसी और एरिया के अंदर, तो ज्यादा बंदे रखने पड़ते हैं। उनका कहना यह कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है एज कंपेयर टू के इसकी कॉस्ट इतनी भी नहीं बढ़ती जितना वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बिकॉज दे यूजुअली चार्ज। जी, सर ये माइक्रो फाइनेंस बैंक के इंटरेस्ट रेट में और ये जो बाकी ये आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, जरा ऊंचा बोल सकते हैं प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं ये जब लोन प्रोवाइड करते हैं इसके इंटरेस्ट में और नॉर्मल बैंक के इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस है या सेम रेट होता है इंटरेस्ट का? जी डिफरेंस है, और अच्छा खासा डिफरेंस है। सो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कमर्शियल बैंक्स का आपको पता है वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अगर आप लोन ले तो? सर 7 to 9% है आई थिंक। भूल जाए, ये 7% वो है जो वो आपको देते हैं बैंक में पैसे रखवाने के ऊपर, वो भी 7 नहीं मिलता, आई थिंक घट है शायद, 7 to 9% ये वो है जो मिलता है। जो बैंक चार्ज करता है लोन देने के ऊपर वो तकरीबन 16+% है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन वो 16+% है। प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस और वो बाकी सारी जो कॉस्ट होती हैं उसके रिलेटेड पेपर वर्क की, वो भी आपके ऊपर ही आती हैं, और ये हिडन चार्जेस वगैरह अपने डालकर तकरीबन 16 से ऊपर 18 तक चला जाता है ये इजीली, जो जनरल कमर्शियल बैंक्स आम लोन के ऊपर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स 35 to 40% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। दैट इज रिडिकुलस। इंटरनेशनली जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% होता है मुश्किल से, 1, 2, 3 मैक्सिमम। पाकिस्तान में इसीलिए इंटरनेशनली बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, लोन लेना आसान है, काम करना आसान है। क्यों? एक दिन जी मैंने अब कनाडा की आपको मैं अक्सर एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। एक लेडी आई घर के पास, उसने नया जूता खरीदा, पहली बार पहना, टूट गई उसकी हील। उसने कहा ये क्या बकवास है, इतने 2 नंबर क्वालिटी का जूता मैंने इतना महंगा खरीदा है। उसने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ी, जूते बनाने की फैक्ट्री लगा ली। इसी तरह से दो दोस्त थे, उन्होंने देखा जी कि यार ये चीज अच्छी नहीं बन रही है, इसके अंदर हमारा मसला हो गया। एक जी साथ फैक्ट्री बिक रही थी, उन्होंने कहा जी फैक्ट्री खरीदते हैं, नौकरी छोड़ी, जाने दोनों फैक्ट्री खरीदी और फैक्ट्री लगा दी। क्यों? बैंक से 1, 2, 3% पे तो लोन मिल जाएगा। यहाँ लोन लेते हुए आपको पहले सोचना पड़ेगा 20% तो उसके इंटरेस्ट पर ईयर देना पड़ जाना तकरीबन, विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग, सारा कुछ डालें तो 18, 19%, 20% बन जाता है आराम से। और अगर माइक्रो फाइनेंस पे आप देखें तो 40% टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट, दैट इज रिडिकुलस। और इसके अंदर एक और मॉडल भी है जो ज्यादा सक्सेसफुल है पाकिस्तान के अंदर इसी के ऊपर, वो है अखुवत का मॉडल। वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, वो सिर्फ प्रिंसिपल वापस लेते हैं।
जो इस्लामिक है कुवत का जो पूरा मॉडल है, वो मस्जिद में बैठ के लोन देते हैं गरीबों को, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, घर बनाने के लिए भी दिए हैं, और उनके ये एस्टेब्लिश हुआ है कि जी आम एक बिल्डर आपको घर बनाने का तकरीबन वो कहते हैं कि जी 5 लाख लेता है अगर जमीन आपकी है तो वो कहते हैं कि हमने गरीबों को 3 लाख के अंदर बनाते हुए देखा, क्योंकि उनके बहुत सारी कॉस्ट उनकी बच जाती हैं, वो कई चीजें खुद कर लेते हैं जो किसी और से उन्होंने करवानी है, उनके हेल्प कर देते हैं नेबर वगैरह रिश्तेदार, तो कई चीजों में उनकी कॉस्ट सेव हो जाती है। सो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, तो उनका मॉडल भी है। सो गेट द आइडिया कि पाकिस्तान में ये क्यों फेल हो जाता है, क्यों? पहला एक रीजन इतना हाई इंटरेस्ट रेट जो कि कोई गरीब शायद पे भी ना कर सके। सेकेंडली, मेजॉरिटी लोन पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है उसे जो कोई गारंटी दे सके कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, जैसे कि जिसकी ऑलरेडी जॉब है, जैसे कि जो पहले कोई गोल्ड अपना उसके पर ना उनके पास कोई लेटर लिखवा सकता है, कोई जानवर, कोई लैंड, कोई जमीन, तो जो बंदे के पास गोल्ड है, जानवर है, जमीन है या नौकरी है, वो गरीब कहां से रह गया? और यूजुअली ये लोन 5-10 हजार वाला देते ही नहीं, ये देते हैं 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख। किनको देते हैं? ये उन लोगों को देते हैं जिनके पास या तो ऑलरेडी जॉब हो या गोल्ड शोल्ड या कुछ सिक्योरिटी रखवाने के लिए हो। और किस काम के लिए देते हैं? वो जी घर की रेनोवेशन करवानी है। सबसे मेजर, मैंने जो रिसर्च की उसमें सबसे मेजर जो लोगों ने मुझे एक बड़ी वजह बताई लोन लेने की माइक्रो फाइनेंस बैंक से, वो किस चीज की होगी? आप सोचें, गेस करें। सर बिजनेस वगैरह के लिए? नो, वेडिंग एट होम। घर पे कोई शादी है उसके लिए जहेज लेने के लिए, ये शादी का खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेते हैं लोग। अब जब वो पैसे बिजनेस एक्टिविटी में लगे ही नहीं, बिजनेस वेंचर में लगे नहीं, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगी? वुमेन की ग्रोथ कैसे होगी? पॉवर्टी एलिविएशन कैसे होगी? वो तो उल्टा डाउरी के अंदर चले गए, या शादी के खर्चे उठाने में चले गए, या फिर घर का कोई पोर्शन बना लिया, कोई कमरा बना लिया, कुछ और कर लिया। और ज्यादातर लोग जिनको ये लोन देते हैं वो सैलरीड होते हैं ऑलरेडी, तो अपना बिजनेस कब करेंगे भाई? जब वो नौकरी कर रहा है तो बिजनेस कब करेगा? ये उन लोगों को लोन देते ही नहीं जिनकी लाइफ को चेंज करने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स बने, बैंक्स बने हैं। ये मेरी अपनी रिसर्च ने एस्टैब्लिश किया है। इनका बेनिफिट है, इस लोन का बेनिफिट जरूर है, लेकिन ये जब जिसके लिए जो डिजर्विंग लोग हैं उनको लोन ही नहीं देते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। दैट इज वाई पाकिस्तान में ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड, well just last minute रह गया, so I think I should invite you again to the meeting.